जी, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल एजुकेशन में। मैं विक्की सर आज अगले टॉपिक को लेकर आया हूं। जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो विद्युत धारा का अगला टॉपिक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्युत धारा के टॉपिक को देखा, जिसमें प्रतिरोधकता के बारे में जाना। आज हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन को देखेंगे, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा विद्युत धारा से प्रतिरोधों का संयोजन, है ना, जो कि आपके 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो 10th क्लास में भी आपने इस चीज को पढ़ा होगा और 12th क्लास वाले भी लोग इसे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज हम लोग अगले टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो उम्मीद करता हूं कि आप आराम से ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन होता है, यानी कि ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं, राइट। प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं। तो अगर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपका ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। बोलता है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को विभिन्न प्रकार से जोड़ा जाता है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को विभिन्न प्रकार से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, युक्ति बोले तो, या तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। यानी प्रतिरोध, पिछले क्लास में हमने प्रतिरोध को देखा था कि प्रतिरोध कैसा होता है। यानी प्रतिरोध को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं आर से, क्या चीज से? आर से इंडिकेट करते हैं, और इसी को हम क्या करते हैं, किसी परिपथ में जोड़ते हैं। दो या दो से अधिक, है ना, कम से कम दो या दो से अधिक भी हम जोड़ सकते हैं। प्रतिरोधों की जो संख्या ले सकते हैं वो हम n में ले सकते हैं, यानी कि n प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं। तो हम लोग जब देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को, तो हमारा सारा बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आगे आते हैं हम लोग और देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है श्रेणी क्रम संयोजन, है ना, श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो एक्चुअली श्रेणी क्रम को हम देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? श्रेणी क्रम को देख सकते हैं, है ना। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 पर विभवांतर कितना आ जाता है? V1 V2 तथा V3 हो जाता है। यानी कि प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर होता है वो R1 R2 R3 हो जाता है। कब? जब उसमें I धारा प्रवाहित किया जाता है तब। जैसे मान लो कि हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, तो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रयोग यानी कि एक परिपथ का निर्माण करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक परिपथ खींचते हैं और परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध को हम ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक काम करते हैं, इस प्रकार से हम प्रतिरोध को थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखाते हैं। ये अपना क्या है, इसमें प्रतिरोध लगा हुआ है, और ये अपना क्या है, इसका परिपथ है। परिपथ में एक स्विच लगाते हैं और स्विच के साथ एक बैटरी लगाते हैं, जिसमें बैटरी का एक प्लस टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल इसका नेगेटिव होगा। ठीक है, और इस वायर को हम यहां से कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, राइट। अब ध्यान देना है कि जैसे ही हम इस परिपथ में लगे स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो ऑन करने के पश्चात इस परिपथ से धारा प्रवाहित होने लगेगी। इस परिपथ से क्या प्रवाहित होने लगेगी? धारा प्रवाहित होने लगेगी, और धारा इन लगे प्रतिरोधों से होकर गुजरेगी। अब चूंकि धारा जाने का जो रास्ता होगा एक ही होगा। कितना होगा? एक ही होगा। यानी कि अगर मैं इसको प्रतिरोध R1, इसको प्रतिरोध R2, इसको प्रतिरोध R3 कह दूं, तो
हमें क्या दिखेगा, जैसे ही धारा इधर क्रॉस करेगा तो इनके सिरों पर विभवांतर V1 पैदा होगा, इनके सिरों पर विभवांतर V2 पैदा होगा और इनके सिरों पर विभवांतर V3 पैदा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रतिरोध लगे हैं, जितने भी प्रतिरोध लगे हैं वो अलग अलग बिंदुओं के बीच लगे हैं और अलग अलग बिंदुओं के बीच प्रतिरोध का जो मान होता है वो अलग अलग होता है। कोई दिक्कत? बढ़ेंगे आगे। यानी कि इससे आपकी जो आई धारा है प्रवाहित होते होते इस रास्ते आई धारा बैटरी के ऋण टर्मिनल में क्या हो जाएगी, समाहित हो जाएगी। जहां पर हमें एक चीज देखने को मिलेगा कि आपका हर एक प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो अलग अलग है। कैसा है? अलग अलग है। और जब सिरों पर विभवांतर अलग अलग है तो हमें इसी विभवांतर का मान निकालना होगा, यानी कि V1 V2 V3 का मान निकालना होगा। और इसके मान को निकालने के लिए हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। तो हम लोग आज देखेंगे ओम के नियम को, थोड़ा सा ओम के नियम का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे कि ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से हमने पढ़ा कि V बराबर होता है किसके? I इंटू आर के। नहीं पढ़ा? ओम के नियम से हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा कि विभव जो होता है वो आई आर के बराबर होता है। और इसको हम समीकरण क्या मान सकते हैं? एक। और लिखते हैं सूत्र की सहायता से, सूत्र की सहायता से। अगर मैं इसी सूत्र की सहायता से काम करूं तो इस सूत्र की सहायता से जब हम आगे पढ़ेंगे तो लिख सकते हैं, तो V1, V2 तथा V3 का मान होगा। अगर मैं V1 V2 तथा V3 का मान निकालूं तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं V बराबर जब आई आर है तो अगर मैं V1 का मान निकालूं तो V1 का जो मान निकलेगा, अब चूंकि धारा तो सबके लिए समान है तो धारा आई रह जाएगा और प्रतिरोध सबका अलग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा IR1, यानी कि V1 का जो मान आपके पास दिखेगा वो मिलेगा I इंटू R1। अगर हम इसी प्रकार V2 का मान निकाले तो V2 का मान हम लिख सकते हैं I इंटू R2, यानी कि V2 का जो अपने पास मान मिलेगा वो मिलेगा I इंटू R2। और इसी प्रकार जब हम V3 के मान को निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I इंटू क्या R3। कोई दिक्कत? यानी कि हमने देखा कि जितने भी प्रतिरोध थे इनके सिरों पर जो भी विभवांतर उत्पन्न हुआ था वो सारे विभवांतर के मान को हमने क्या किया? निकाला। कितना निकला? V1 का मान I इंटू R1, V2 का मान I इंटू R2, V3 का मान I इंटू R3। अब क्या करेंगे? इस परिपथ में बहने वाली कुल विभव का मान को हम ऐड कर देंगे, यानी कि कुल विभव निकालेंगे। तो अगर हम यहां से कुल विभव की बात करें, क्या बात करें? यहां से कुल विभव की बात करें तो हम यहां लिख सकते हैं, तो कुल विभव का मान होगा। अगर मैं कुल विभव के मान की बात करूं तो विभव के मान को अगर मैं V1 V2 V3 को जोड़ूं तो हमें क्या मिलेगा? V मिलेगा। और यहाँ पे लिखेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसा लिख सकता हूं ना? यहां से क्या लिख सकता हूं? V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि सारे विभवों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा सा विभव हमें मिल जाएगा। राइट, आगे बढ़ेंगे। और V1 V2 V3 का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं तो इनका मान को हम यहाँ पे पुट करेंगे। जब यहाँ इनके मान को पुट करेंगे तो V1 का मान हमारा जो आया है वो क्या मिला है? I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। राइट, अगर देखा जाए इनमें तो I कॉमन आ रहा है तो I को हम कॉमन कर लेंगे। तो I कॉमन करने के पश्चात हमें क्या मिलेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा मिलने वाला है। अगर मैं यहां से चलूं और लिख दूं समीकरण किससे? एक से। समीकरण एक से अभी हमने जस्ट पढ़ा कि समीकरण एक में ओम के नियम से हमने पढ़ा कि V बराबर होता है किसके? आई आर के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं समीकरण एक से V बराबर होता है क्या? आई आर। तो अगर मैं V बराबर आई आर, V के जगह पे आई आर पुट कर दूं, V के जगह पे क्या पुट कर दूं? आई आर पुट कर दूं तो क्या मिलने वाला है अपन को? यहाँ पे लिखेंगे V के जगह आई आर बराबर हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा मिलेगा ना? अब देखा जाए
तो यहाँ से एक टर्म कट जाएंगे, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। अब जो आपके पास ये आर बचा, ये आर को हम क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे, आर तुल्य का। तुल्य मतलब होता है कुल, तुल्य मीन्स क्या होता है, कुल। तो जब आर यहाँ पे आई कट जाएंगे तो यहाँ पर जो हमें प्रतिरोध बचेगा उस प्रतिरोध को हम लिखेंगे आर तुल्य। तो आर तुल्य का जो मान हो जाएगा अपने पास हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मूला। क्या कह सकते हैं इसको भाई, फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं कि श्रेणी क्रम आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है बात। अब देख सकते हैं एक बार आराम से और स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और यहां से एक चीज और हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान देना है। अगर मान लो कि इस परिपथ में अगर 3 ही प्रतिरोध लगे हुए हैं, अगर 3 से अधिक लगा होता यानी कि n प्रतिरोध होते, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से कि यदि, ध्यान देना है आपको, ठीक है, यदि परिपथ में लगे प्रतिरोधों की संख्या, प्रतिरोधों की संख्या n होती तो तुल्य प्रतिरोध का मान होता, तुल्य प्रतिरोध का मान होता। अगर बोला गया कि प्रतिरोधों की जो संख्या होती इस बार 3 के जगह n होते, बहुत सारे प्रतिरोध लगे होते, तो हम किस प्रकार से फॉर्मूला बना सकते थे। तो बहुत इजी है बनाना फॉर्मूला। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे कि R तुल्य बराबर, एकदम आराम से आपको देखना है, R तुल्य बराबर क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, ऐसे करते 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 अपने पास कितने प्रतिरोध हैं, n प्रतिरोध है, तो हम यहाँ पे लिखते Rn और इसी को हम क्या कह लेते, फॉर्मूला। कब, जब बहुत सारे प्रतिरोध लगे होते तब, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। कोई दिक्कत, आप आराम से इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम अगले टॉपिक पे, समांतर क्रम संयोजन पे। किस पे बात करेंगे, समांतर क्रम संयोजन पे। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या कहा जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध R1 R2 R3 के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो भी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, भी, क्योंकि ये तीनों प्रतिरोध 2 ही बिंदुओं के बीच लगे होते हैं और 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान कभी भी अलग नहीं होता, एक जैसा होता है। कैसा होता है, एक जैसा होता है। और हमने यहाँ पे लिखा R3 के सिरों पर, सिरों के मध्य विभवांतर भी हो जाता है, किंतु धारा का जो मान है वो I1 I2 I3 होता है, यानी कि रास्ता अलग हो जाता है जिसके कारण धारा बट जाते हैं, है ना। फिर वापस धारा I ही हो जाता है, लेकिन धारा क्या हो जाता है, I1 I2 और I3 हो जाता है। आप छोटी यूज करेंगे, इसको छोटी यूज करेंगे, कोई दिक्कत आई हो जाता है। तो अगर मैं इसके लिए परिपथ बनाऊं तो मैं परिपथ इस प्रकार से बना सकता हूं। सपोज करिए कि यहां पर एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध ऐसे लगा दिया, एक प्रतिरोध ऐसे लगा दिया, या 2 से हम कितना लगा सकते हैं, अधिक प्रतिरोध को लगा सकते हैं, ठीक है। यहां से हम तार को इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहां से एक स्विच और एक बैटरी लगाते हुए इस परिपथ को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत। और ये बैटरी का कैसा टर्मिनल होगा, नेगेटिव, है ना। और यहां पर एक स्विच लगा देंगे, ठीक है। अब इन प्रतिरोधों का हम नामकरण कर सकते हैं कि कौन सा प्रतिरोध किस नाम से जाना जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये प्रतिरोध R3 है। अब देखा जाए
तो यहाँ पे एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी है, नहीं है। और पिछले टॉपिक में अगर देखा जाए तो सारा प्रतिरोध अलग अलग बिंदुओं के बीच था। कैसे, देखिए ऐसे, एक बिंदु यहां पर अगर ए था तो इसके बीच क्या था, बी था, और बी और सी के बीच में एक प्रतिरोध था, और सी और डी के बीच में यहाँ पे एक प्रतिरोध था। तो बिंदुएं अलग थी, तो बिंदुएं जब अलग थी तो विभवांतर भी वहां पे अलग अलग था। और इस वाले केस में जो हम लोग अगले केस को देख रहे हैं, तो इस वाले केस में बिंदु मात्र दो ही हैं, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, और इनके मध्य जो इनके मध्य जो विभवांतर पैदा होगा वो भी ही होगा। जैसे ही, चलो देखते हैं पहले, जैसे ही हम यहां से धारा को प्रवाहित करेंगे तो धारा यूं जाएगी और यहां तक धारा आई जाएगी, किंतु इधर आने के बाद धारा का मान बढ़ जाएगा और इधर हो जाएगा धारा I1, इधर धारा I2 और इधर धारा हो जाएगा I3। और इस रास्ते होते होते यहां से I3 निकलेगा, यहां से I2 निकलेगा और यहां से I1 निकलेगा, और इस टर्मिनल पे आकर ये तीनों धाराएं, इस टर्मिनल पर आकर ये तीनों धाराएं आपस में क्या करेंगी, मिल जाएंगी। ये धाराएं क्या करेंगी, आपस में मिल जाएंगी, और यहां पर आकर ये धारा कितनी हो जाएंगी, I, और इस रास्ते धारा I आते हुए बैटरी के ऋण टर्मिनल में समाहित हो जाएंगी। और इनके सिरों पर, इनके सभी के सिरों पर कैसा विभवांतर उत्पन्न होगा, भी उत्पन्न हो जाएगा। सभी के सिरों पर कितना विभव होगा, भी हो जाएगा। अब हमें यहां से अगर देखा जाए तो प्रतिरोध को छोड़कर यहाँ पे डिफरेंट कौन सा है मान, तो धारा का मान हमें दिखेगा कि I1, I2, I3 ये अलग है प्रतिरोध को छोड़कर, है ना। पिछले केस में प्रतिरोध को छोड़कर विभव का मान अलग था, इसलिए हमने विभव का मान निकाला, और इस बार प्रतिरोध को छोड़कर यहाँ पे धारा का मान अलग है, तो इस केस में हम ओम के नियम के सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, I1, I2 और I3 का मान निकाल लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक को। अब ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से, अगर ओम के नियम से चले तो हम जानते हैं कि भी बराबर होता है किसके, IR के, किंतु हमें I का फॉर्मूला चाहिए, तो I को आप वहीं रहने दो, R को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, V बटे R। यानी कि हम इस सूत्र की सहायता से, इसको हम समीकरण का नाम 1 दे देंगे और लिखेंगे सूत्र की सहायता से। अगर हम इस सूत्र की सहायता से I1, I2, I3 का मान निकालते हैं तो हम लिखते हैं यहां पे, ध्यान से देखना है, I1 तो I1, I2 तथा I3 का मान होगा, राइट। अगर हम I1, I2, I3 का मान निकालते हैं तो हम लिख सकते हैं सूत्र की सहायता से। अब देख सकते हैं सूत्र को, इस सूत्र की सहायता से हम अगर I1 निकाले तो I1 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, V बटा R, है ना। I mean, सबका विभव तो एक जैसा है, तीनों पे विभव कैसा है, एक जैसा है, तो सबके लिए विभव भी है और सब प्रतिरोध का मान अलग अलग है। तो I1 के लिए क्या हो जाएगा, V बटा R1। तो इसको हम I1 का मान हमने यहां से निकाल सकते हैं। दूसरा मान I2 बराबर हम लिख सकते हैं V बटा क्या, R2। यहां से हमने धारा I2 का मान निकाला, और यहां से हम I3 भी निकाल सकते हैं इसी प्रकार। तो I3 बराबर क्या होगा, V बटा R3। यानी कि हमने ओम के नियम की सहायता से हमने I1, I2, I3 का मान आराम से क्या कर लिया, निकाल लिया। आगे बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे, तो अब परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान होगा। तो हम ये भी जानते हैं ना कि इस परिपथ में कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I, क्योंकि I1, I2, I3 को जोड़ेंगे तो I के बराबर होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, I1, I2, I3 के मान को रख सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर में निकाला है I1, I2 और I3 का मान।
तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम लिख सकते हैं I1 बराबर, I1 का मान आप लिख सकते हो V बटा कितना R1 प्लस V बटा R2 प्लस इसी प्रकार I3 का मान हम लिखेंगे तो V बटा क्या लिख सकते हैं R3, राइट। अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, तो अगर भी को कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ पे बच जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे कितना R3, राइट। अब चलिए अगर हम यहाँ से समीकरण 1 से चले तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा ये है I बराबर V बटे क्या R। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम जानते हैं क्या होता है कि I बराबर होता है V बटे किसके R के। तो अगर मैं I के जगह V बटे R लिख दूं, इस वाले I के जगह क्या लिख दूं V बटे R, तो क्या होगा V बटे R बराबर होगा V इंटू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, 1 बटा R2 प्लस 1 बटा कितना R3। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक कांड होने वाला है, भी से भी कटने वाला है, तो भी से भी को काट देंगे। तो अब जो आपके पास R बचेगा उसको लिखेंगे आप 1 बटा R तुल्य, राइट। 1 बटा कितना R तुल्य बराबर हो जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। और आप इसको क्या कह सकते हो फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। देखिए तो बात समझ में आई। अब देख सकते हैं इसको, यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, इस वाले केस में भी अपने पास n प्रतिरोध हो सकते हैं, प्रतिरोधों की जो संख्या है वो n हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इस बात को कि यदि प्रतिरोधों की संख्या, प्रतिरोधों की संख्या n हो तो तुल्य प्रतिरोध का मान होगा, कौन सा तुल्य प्रतिरोध का मान होगा। तुल्य प्रतिरोध का क्या निकालेंगे मान, तो तुल्य प्रतिरोध का मान इसी फॉर्मूले पे हम लिख सकते हैं 1 बटा R तुल्य बराबर 1 बटा R1, कितने हैं अपने पास प्रतिरोध n, तो 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस ऐसे करते करते बहुत सारे प्रतिरोध को हम जोड़ देंगे और अंततः जो हम जोड़ेंगे वो कितना हो जाएगा 1 बटा Rn, है ना। और ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप एक बार देख सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग फिर अगले क्लास में इसके नॉमरिकल के साथ, जो कि नॉमरिकल एक से एक खतरनाक नॉमरिकल इसमें पूछे जाते हैं। भले इसका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा हल्का है, किंतु इसके जो नॉमरिकल पार्ट हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आप अगर नॉमरिकल इस पे देखना चाहते हैं तो आप अगले क्लास के वीडियो के लिए वेट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि अगला जो टॉपिक आएगा इस पे नॉमरिकल होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।